हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज अपने YouTube चैनल पर आज आपके लिए एक बिल्कुल ही नया और एक बेहतरीन विषय पेश करने जा रहा हूँ। विषय है बजट 2024। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार बनने के पश्चात केंद्र में अभी हमारी वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। इस बजट में बहुत सारी बातें हुई हैं जो हो सकता है कि आपके समझ के परे है। मैं उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को और उसके साथ ही साथ एनालिसिस को आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। मैं जितना कम हो सके संक्षिप्त में जितना ज़्यादा अपनी एनालिसिस कर सकूं कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं बजट 2024 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले है बजट 2024 हाइलाइट्स। न्यू टैक्स रिजीम यानी जो नई टैक्स पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब आपके इनकम से जो छूट मिलेगी, वो छूट की लिमिट जो पहले 50,000 रुपये थी अब बढ़कर 75,000 रुपये कर दी गई है। ये टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। यानी अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपया हो रहा था तो उस पर पहले 50,000 की छूट होती थी जो 4.5 लाख रुपया के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन अब ये 5 लाख में से 75,000 रुपये की छूट मिलेगी जिस पर 4,25,000 के ऊपर ही टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स पेयर के लिए बहुत अच्छी कदम थी। नेक्स्ट है पेंशन भोगियों के लिए। जो लोग पेंशन प्राप्त करते हैं उनके पारिवारिक पेंशन पर मतलब परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर पेंशन के ऊपर, ठीक है, 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। यानी अगर वो टैक्स पे 5 लाख पे करते थे तो उस पर पहले उनको 15,000 रुपया का डिडक्शन मिलता था, अब उन्हें 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा। ये पेंशन भोगियों के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है नए टैक्स रिजीम के तहत। ये बेहद इंटरेस्टिंग है और मैं कोशिश करूंगा उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने रखने की जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे ये जो टैक्स स्लैब के नाम से जाना जाता है कि अगर आपका इनकम 3 लाख से 7 लाख रुपए के बीच है तो आप पर 5% टैक्स लगेगा। यानी उस 3 लाख से 7 लाख रुपए का 5% आपको टैक्स पे करना होगा। यदि आप इनका 7 लाख से 10 लाख के ऊपर अंदर है तो उसके ऊपर 10%, और यदि वो 10 से 12 लाख के ऊपर है तो 15%। ये हुई टैक्स स्लैब। इससे काफी टैक्स पेयर्स को बचत होगा। याद रखेंगे 3 से 7 लाख के ऊपर 5%, 7 से 10 लाख के ऊपर 10% और 10 से 12 लाख के ऊपर 15%। यहां से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है नए टैक्स रिजीम में वेतन भोगी कर्मचारी इनकम टैक्स में 17,500 रुपए तक की बचत कर पाएंगे। ये जो नई टैक्स पॉलिसी बनी है इससे जो वेतन भोगी, जैसे अगर आप जॉब करते हैं, आप एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी मिलेगी, तो सैलराइड पर्सन इस टैक्स पॉलिसी से कैलकुलेशन कर ऐसा देखा गया है कि पिछले टैक्स पॉलिसी की अपेक्षा इस टैक्स पॉलिसी से उन्हें 17,500 रुपए की बचत हो सकती है। अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 कैंसर की 3 दवाएं। ये बेहतरीन चीज है, कैंसर की 3 दवाएं। देखो ये नाम काफी टफ है, इस नाम को तोड़कर पढ़ेंगे। पहले तो इसको पढ़ेंगे ट्रेस्टू जूमे बड्रेक्स टेकन। 4 हिस्सों में पढ़ सकते हैं। ट्रेस्टू जूमे बड्रेक्स टेकन। दूसरा होगा ओसी मर्टी नीब, ओसी मर्टी नीब। और नेक्स्ट होगा डुरवा लुमाब को सीमा शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरह छूट दी गई है। ये जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है
जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए 3 दवाएं बहुत लाभदायक होती है और ये काफ़ी कीमती होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी नई पॉलिसी में इन तीनों दवाओं पर छूट दे दी है, एक्साइज ड्यूटी छूट देकर रखी है। इससे इन दवाओं की कीमत में भारी गिरावट हुई है और ये दवाएं हल्की हो गई है, ये इनकी कीमत कम हो गई है। दवाओं का नाम याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, ट्रेस्टुजुमैब, बड्रेक्स, टेकन, ऐसे पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ना काफी मुश्किल होगा। उसके बाद ओसिमाटिनिब और डुर्वालुमाब। नेक्स्ट, मोबाइल फोन। ये आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए और जो भी लोग मोबाइल फ़ोन से जुड़े गतिविधि रखते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जैसे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया है। ये सीमा शुल्क पहले 15% से काफ़ी अधिक हुआ करता था, जिसे घटाकर 15% कर दिया गया है। कहने का मतलब सीमा शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी घटने से उसके ऊपर टैक्स कम हो जाता है और जानते ही हैं टैक्स कम होने से उस वस्तु की कीमत में गिरावट आती है। तो इससे मोबाइल फ़ोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर, ये 3 सामान सस्ते हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, आगे चलकर इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, लंबी चर्चा होगी। अभी बस इतना बता दूं कि बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया गया और इस पहले ये आप सोच सके नेशनल पेंशन स्कीम है और बच्चों के लिए कैसे लागू होगा। एक्चुअली माता पिता इस स्कीम को करा सकेंगे, पैसे इसमें जमा किया जा सकता है कि बच्चा अभी भले ही जॉब ना पाया हो लेकिन उसका पेंशन की तैयारी माता पिता कर सकते हैं। इससे भविष्य में उनको रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की परेशानी ना हो, खासकर फिनेंशियल प्रॉब्लम एस्टेब्लिश ना हो। इसलिए माता पिता चाहे तो बच्चे के पेंशन का इंतजाम पहले से ही कर सकते हैं और इस स्कीम का नाम है एनपीएस वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब बचपन से ही होता है। 18 साल होने पर रेगुलर एनपीएस अकाउंट में ये तब्दील हो जाएगा और जैसे ही बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो ये उनका जो पेंशन स्कीम हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो रेगुलर पेंशन स्कीम में बदल जाएगा। ये एक अच्छी कदम है। नेक्स्ट है बिहार को हाईवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट। जो लोग हमारे ऑडियंस है, जो लोग हमारे व्यूअर्स हैं, जो बिहार से संबंध रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बिहार को स्ट्रक्चर के लिए, हाईवे के स्ट्रक्चर के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। नेक्स्ट, सोने और चांदी पर, सोना और चांदी से हम सभी को लगाव है। हम सोना इकट्ठा करते हैं अपने बुरे दिनों के लिए। तो सोना और चांदी पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% किया गया है। कोई भी टैक्स घटने से उस वस्तु की कीमत में गिरावट आती है और वस्तु, मैं पहले ही बोल चुका हूं, वो वस्तु की कीमत कम हो जाती है। इससे आम आदमी को फायदा ही पहुंचता है। तो जैसे कि हमारे विवाह के कार्यक्रम में सोना और चांदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इससे आम आदमी को बेनिफिट ही पहुंचेगा सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घट जाने से। अब ये सीमा शुल्क 6% हो गई है सोना और चांदी पर और प्लैटिनम पर 6.4%। बैंक की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बनता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प। सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेन देन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और
0.01% किया गया है। जो लोग शेयर्स और डिबेंचर से संबंध रखते हैं तो इसका जो लेन देन होता है इस पर कर को 0.012 कर दिया गया है और 0.01% ला दिया गया है। तो ये शेयर्स और डिबेंचर के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयरों की पुनर्खरीद, यानी एक बार बेचकर फिर उसे अगर आप खरीदते हैं तो उस पर होने वाली आय पर टैक्स लगाया जाएगा। पहले इस टैक्स पॉलिसी नहीं थी, अब ये टैक्स पॉलिसी लाई गई है कि जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे हैं, उसको बेच चुके हैं, अब पुनः उसको खरीद रहे हैं तो पहले टैक्स नहीं लिया जाता था, अब ये टैक्स गवर्नमेंट ने भी तय नहीं किया है कि इस पर टैक्स इनकम के हिसाब से लिया जाएगा या अन्य किसी के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप कहने का मतलब जैसे कोई नया एंटरप्रेन्योर, कोई नया बिजनेसमैन एक नया बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग स्टार्टअप का नाम देते हैं। उसके लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स, ये एक विशेष प्रकार का टैक्स है, इस पर हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं, आएगा। अभी मैं हाइलाइट्स को आपके सामने रख रहा हूं, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। एंजल टैक्स, इसके खत्म होने से एंजल टैक्स के जो नए बिजनेसमैन है उनको बिजनेस में बहुत बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप बहुत दूर तक जा सकता है। अक्सर देखा गया कि स्टार्टअप तो होते हैं, गवर्नमेंट से लोन लेकर स्टार्टअप शुरू किया जाता है, लेकिन वो स्टार्टअप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ मार्केटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो फिनेंशियल प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट ने इस पर एंजल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ये स्टार्टअप के लिए एक अच्छा कदम है। नेक्स्ट, विदेशी कंपनियों पर, जो फॉरेन कंपनीज हैं, कारपोरेट दर की दर 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव है। जो विदेशी कंपनियां भारतवर्ष में इन्वेस्ट करती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार अपने टैक्स पॉलिसी में कमी लाई है 40% से 35%, ताकि वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, बेरोजगारी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 लाई जाएगी। विवाद से विश्वास योजना, जैसे जिनको भी टैक्स पेयर्स को जो टैक्स पे करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि वो टैक्स सही ढंग से पे नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ केस की सुनवाई होती है और ये केस देखिए काफी लंबा चलने लगता है। तो इसी के लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए, जो आयकर विवाद काफी लंबा चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, जिसका सॉल्यूशन अभी तक, जिसका फैसला अभी तक नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लाई है, विवाद से विश्वास योजना 2024। इस स्कीम के तहत जल्द से जल्द इन सब विवादों का निपटारा किया जा सकेगा। अच्छी पहल है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमशः 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। जैसे कर न्यायाधिकरणों मतलब जहां पर टैक्स का निपटारा होता है, जहां पर उससे विवाद संबंधी फैसले लिए जाते हैं, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, प्रत्यक्ष कर जैसे अब जानते हैं डायरेक्ट टैक्स, उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी और सेवा कर सर्विस टैक्स से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा। आपको इन चीजों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, आप कहां जा सकते हैं? टैक्स ट्रिब्यूटरी में
आप कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट्स में। आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट्स में। किन किन चीजों के लिए? जैसे डायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स यानी सर्विस ड्यूटी। इन सब को लिए आपको एक सिक्योरिटी मनी एक जमा दी जाती है, जो अब बढ़ाकर करीबन 60 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनके टैक्स को लेकर प्रॉब्लम करना चाहती है, हो जाता है, उनके लिए है। नेक्स्ट है कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20% टैक्स। कुछ ऐसे भी फिनेंशियल आपको लेन देन हो सकते हैं, जैसे जमीन का ट्रांसफर, संपत्ति का ट्रांसफर, गोल्ड्स का ट्रांसफर, जैसे हम लोग अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। तो ये जो ट्रांसफर होता है उस पर अल्पकालिक जो लाभ होगा उसके ऊपर टैक्स की सीमा 20% कर दी गई है। नेक्स्ट है सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5% टैक्स। कहने का मतलब क्या है? जितने भी फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल, उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म अगर प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते तो उस प्रॉफिट के ऊपर 12.5% टैक्स। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति बन रही है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं, ये जो चीज है ये हाइलाइट्स है। जितना हो सके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपए यानी 1,25,000 के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई है। यानी जो शेयर्स शेड्यूल्ड शेयर हैं, जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, शेड्यूल्ड शेयर है, जो निफ्टी में, सेंसेक्स में, ये सब शेड्यूल्ड किए गए हैं, जो रजिस्टर्ड है, उन पर अगर आपको 1.25 लाख रुपए तक की लाभ होती है, ठीक है, तो इसे कर को लाभ को कर के दायरे से मुक्त किया गया है, छूट दी गई है। 19 नंबर पॉइंट है ई कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर 1 से घटाकर 0.01% की गई है। ये एक अच्छी पहल है। पहले ये 1% हुआ करता था, अब ये 0.1% हो गया, यानी 0.9% घटा दिया गया है। बोला ई कॉमर्स कंपनी है, जो लोग भी ई कॉमर्स कंपनी, जो जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सब जो ई कॉमर्स है, ये ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तो इनके ऊपर जो टीडीएस होता था, टीडीएस का पूरा नाम होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये कंपनियों के ऊपर जो टीडीएस था पहले 1% लगता था, अब वो टीडीएस 0.1% की गई है। विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया जाएगा। ये अच्छी बात है। ऐसा देखा जाता था कि टीडीएस जो भी भुगतान करने में देर हो जाती थी, ये आपराधिक श्रेणी का मामला होता था और इस पर इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट केस कर देती थी, केस चलाती थी। अब इनको अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि इनकम टैक्स फाइल करने की एक तारीख होती है, ये तारीख से अगर आप चूक जाते हैं तो इनकम टैक्स आप पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस बार से ऐसा इन चीजों से मुक्ति मिली है, आपको और समय मिलेगा, ठीक है, और यह अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है आयकर आकलन, इनकम टैक्स असेसमेंट को 3 साल से 5 साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपया उससे अधिक हो। जनरली हम लोगों का जो फिनेंशियल ईयर भी चल रहा है, तो वो फिनेंशियल ईयर
ठीक है। जैसे ये हुआ फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर आप जानते हैं 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2024, और ये चलेगा 31 मार्च, 31 मार्च। हमेशा याद रखेंगे फिनेंशियल ईयर कुछ ऐसे होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो हमारा जो इनकम होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, ये इनकम हमारा करंट फिनेंशियल ईयर जो चल रहा उसके लिए टैक्सेबल होगा। और इसी टैक्सेबल के तहत इनकम टैक्स असेसमेंट एक अपना नया ईयर लेकर चलता। जैसे टैक्स असेसमेंट ईयर ये होता है ठीक अगले के लिए असेसमेंट ईयर। वो असेसमेंट ईयर बोलेगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ये याद रखिएगा, ये असेसमेंट ईयर है। फिनेंशियल ईयर से असेसमेंट ईयर 1 साल आगे रहता है। जैसे पिछला जो फिनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, और असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। फिनेंशियल ईयर से असेसमेंट ईयर 1 साल आगे चलता है इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए। इससे उनको सुविधा मिलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा होता था कि अगर हम लोग करंट फिनेंशियल ईयर या प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में टैक्स भर नहीं पाते हैं तो ये एक आपराधिक मामला भी हो जाता था और हमें पुनः उसको फिलअप करने का, उसको टैक्स पे करने की इजाज़त नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब हम कम से कम 3 साल से 5 साल तक दोबारा ये टैक्स पॉलिसी को ओपन कर से ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त क्या है कि ये 50 लाख रुपए उससे अधिक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक साल आपको टैक्स पे करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अगले साल के लिए आप करंट ईयर के लिए एलिजिबल होते हैं टैक्स पेयर के रूप में। लेकिन पिछले साल का टैक्स अभी भी आपके ऊपर बकाया है, ये एक आपराधिक मामला होता है। इस मामले से बचने के लिए लोग पीछे जाकर टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 22, सरकार आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा 6 महीने में पूरी करेगी। जो सरकार है वो क्या करेगी, आयकर अधिनियम जो 1961 में तय हुई थी उसमें बहुत सारे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम के लिए इसको 6 महीने में उसको निपटारा करने की कोशिश करने वाली है ये सरकार। नेक्स्ट, जीएसटी को जानते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को सरल और आसान बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके। ये एनडीए गवर्नमेंट ने जीएसटी एक नई टैक्स को लेकर आई थी, सारे टैक्सों का एक समेशन के रूप में लेकर आया था और बोला था कि इससे व्यापारियों को, आम आदमी को बहुत फायदा होगा। तो इस चीज को और सरल बनाने की उचित है उपाय की जा रही है। हालांकि जीएसटी काफी कंपोजिट हो गया है, ठीक है, इसको सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 24 नंबर, राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष। देखिए फिनेंशियल ईयर 2024 से 2025, ये जो हम लोग बजट पढ़ रहे हैं, इस बजट को भले मैं 2024 का नाम दिया हूं लेकिन ये बजट होता है 2024 और 2025। ये फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 31 मार्च 2025 तक चलेगा, इसलिए इसे हम लोग 24 और 25 का बजट बोलते हैं। जीडीपी का 4.9% रहने का अनुमान है, अगले साल ये 4.5% से कम रहने का अनुमान है। जैसे हम अपने घर खर्च को चलाते हैं, पॉकेट मनी को, आप स्टूडेंट हैं, पॉकेट मनी को देखते हैं, तो मान लीजिए आपको 100 रुपये पॉकेट मनी महीना मिलती है। अगर आपका खर्च 90 रुपया है, ये आपका इनकम हो गया और ये आपका एक्सपेंसेस हो गया,
तो आपका इनकम 100 रुपया है और एक्सपेंसेस 90 रुपया। पिताजी से आप 100 रुपया लेते हैं या ट्यूशन पढ़ाकर या कोई छोटा मोटा काम कर 100 रुपया महीना, मैं एक एग्जाम्पल तय कर रहा हूँ, और हम एक्सपेंस करते हैं 90 रुपया। तो ये जो 10 रुपये का फायदा होगा ये आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इनकम करते हैं 100 रुपया और खर्च कर देते हैं 110 रुपया, तो ये 10 रुपया का आपको लॉस होगा। ये 10 का प्रॉफिट हो गया और ये 10 का क्या हो गया, लॉस। इसका मतलब अगर इनकम अधिक है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपको प्रॉफिट होगा, और इनकम कम है, एक्सपेंसेस अधिक है, तो आपको लॉस होगा। तो यहां पर इसी बात को बोला जाए राजकोषीय घाटा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अकाउंट है, उनका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें घाटा होने वाला है 2024 और 25 में। कुल जीडीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था, ये जो जीडीपी है यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये जो घाटा है कुल जीडीपी का 4.9% होने वाला है, और अगले साल ये घटकर 4.5% होने वाला है। कोशिश यही की जाती है कि घाटा न हो, लेकिन हमारे जितनी भी सरकारें बनी हैं, जितने भी बजट पेश आ रहे हैं, मैक्सिमम घाटे वाले ही बजट है। तो फिर भी ये घाटा यानी हमारा जो लॉस है उसे हम लोग मिनिमाइज करेंगे। तो इसी मिनिमाइज करने के पहल में 4.9% लाया गया है, और उसके अगले साल यह 4.5% हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट में विनिर्माण एवं सेवाओं सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई है। इसमें जो बात है कि बजट में, इस बजट में जो निर्माण का कार्य हो रहा है और जो सेवा सहित 9 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों को रूपरेखा दी गई है। मतलब इन बातों पर विशेष जोर दिया गया है जिससे हमारा देश विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बन सके। अच्छी बात है, यानी कंस्ट्रक्शन के काम पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में रोजगार, हम स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि एक अच्छी रोजगार मिले। ये रोजगार, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई बिजनेस संबंधी छोटे मोटे लोन, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मतलब इस बजट में विशेष बात जो रखी गई है, जैसे कि मैं बता रहा था कि बजट में रोजगार, कौशल विकास और एमएसएमई मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं एमएसएमई यहां फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, मीडियम, एंटरप्राइजेस। माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा बिजनेस, स्मॉल थोड़ा सा उससे बड़ा, मीडियम लगभग मध्य वर्ग के लोग, ठीक है, एंटरप्राइजेस पर विशेष ध्यान दिया गया है। कहने का मतलब क्या, भारतवर्ष में अधिकतर सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई दे रही है वो है रोजगार की समस्या, तो ये रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बाद कौशल विकास, जैसे कौशल विकास के माध्यम से आपने देखा होगा आईटीआई, कई सारे कॉलेज विकसित किए गए हैं, तो इसके माध्यम से बच्चों के अंदर हुनर, कला का डेवलपमेंट किया जा रहा है जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे,
अपने कला कौशल से ही अपना भरण पोषण कर पाएंगे। और ये उसके बाद माइक्रो बिजनेस हो सकता है, स्मॉल बिजनेस हो सकता है, मीडियम बिजनेस हो सकता है। जैसे हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो एक प्रकार का माइक्रो बिजनेस ही है, ये माइक्रो एंटरप्राइज के श्रेणी में आता है। मध्यम वर्ग पर, मध्यम वर्ग कहने का मतलब मिडिल क्लास लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम आम आदमी मिडिल क्लास की श्रेणी में आते हैं तो इनके लिए ही बजट विशेषकर तैयार किया गया है। ओके, नेक्स्ट, कृषि और संबंध क्षेत्रों के लिए 1,52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1.52 लाख करोड़ ये कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए। उससे संबंधित क्षेत्र का मतलब हुआ जैसे कृषि का डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, बीज और इसके साथ साथ फसलों को सुरक्षा की कैसे की जा सके, बीमा कैसे किया जा सके, खाद्य पदार्थ और उसके लिए जो उर्वरक पदार्थ है उनके डेवलपमेंट के लिए 1.52 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने इसको आवंटित किया है। नेक्स्ट है 28 नंबर, वित्त वर्ष। बार बार देखिएगा फिनेंशियल ईयर यही आएगा 2024 और 2025 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपए निर्धारित हुई है। मतलब इस साल खर्च जो हो रहा है कि जितने भी बजट तैयार किए गए इस बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यानी 11,11,000 करोड़ रुपए खर्च के निर्धारित हुई है। यानी ये आकलन किया गया कि इस बार इतने रुपए खर्च होंगे। यहां से एक प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, और ये काम नेपाल के साथ मिलकर होगा। कहने का मतलब क्या है कि बिहार की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, तो ये जो सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है तो यहाँ सिंचाई और बाढ़ के रोकथाम के परियोजनाओं के लिए बिहार को 11,500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा सौगात मिला है। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि बिहार में हाईवे डेवलपमेंट के लिए एक लंबी सौगात मिली है। उसी प्रकार से बिहार को अलग से सिंचाई और रोकथाम के लिए 11,500 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। और इस सब के पीछे नीतीश बाबू जी का हाथ है। नीतीश कुमार जी ने जो समर्थन दिया है, इस समर्थन से बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को, अभी अभी मैं बिहार की बात बोल रहा था, ये आंध्र प्रदेश को भी बड़ी राशि मिल रही है। इसके पीछे चंद्रबाबू नायडू जी का हाथ है। दो लोगों का भरपूर समर्थन मिला है, एक नीतीश कुमार जी का और एक चंद्रबाबू नायडू जी का। तो चंद्रबाबू नायडू जी चूंकि आंध्र प्रदेश से संबंधित है तो आंध्र प्रदेश को भी खुश करने की कोशिश में आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता। एक्चुअली मैं यहां पर बता देना चाहूंगा, ये जो सहायता विशेषकर आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी, जो नई राजधानी बनने जा रही है, यहां से प्रश्न पर हो रहा है, आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो है अमरावती। जो नई राजधानी बन रही है उसका नाम है अमरावती। यहां पर एक प्रश्न बनता है, इसके डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये तो एक बहाना है, ठीक है, मतलब चंद्रबाबू नायडू जी को खुश करना। असली मतलब ये है ताकि सरकार बनी रहे, 5 साल तक चलती रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो 30 पॉइंट्स मैंने बोला था हाईलाइट के रूप में, ये 30 पॉइंट तो मैंने दिखा दिया। अब जो विशेष है, विकसित भारत की खोज में 9 बजट प्राथमिकताएं। अगर देश को विकसित करना है, भारत को विकसित करना है, तो यहाँ पर 9 बजट की प्राथमिकताएं हैं। उस प्राथमिकता में क्या है? कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना है। लचीलापन इसके प्राइस से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है, एग्रीकल्चर इनकम से संबंधित है।
रोजगार और कौशल। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था रोजगार को बढ़ावा देना है और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। रोजगार सभी को देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्किल अगर डेवलपमेंट किया जा सके तो उससे वो स्वतः अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। मानव के संसाधन विकास के लिए जितने भी साधन हो सकते हैं उनका डेवलपमेंट और उनके सामाजिक न्याय, उनसे जुड़ा हुआ जितने भी बात हो सकते उनको फैसिलिटीज दिया जाए। विनिर्माण एवं सेवाएं, निर्माण के कार्य, कंस्ट्रक्शन, ये सभी चीजें हम लोग पढ़े हैं। और सेवाएं, सर्विस को और आगे बढ़ाया जा सके, ये सर्विस में हर तरह की सेवाएं आ जाती है। शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाए। ऊर्जा सुरक्षा, जैसा कि अभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने सोलर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो ऐसे ऊर्जा को और ज्यादा विकास दिया जाए। आधारभूत संरचना कि बड़े बड़े सड़क बनाए जाए, अच्छी अच्छी सड़कें बनाया जाए, हाईवेज बनाया जाए, फ्लाईओवर बनाया जाए, ठीक है, अच्छे अच्छे आधारभूत संरचना, पुल बनाया जाए। तो ये सब क्या होगा, आधारभूत संरचना है। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे नए पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि उनके रिसर्च के माध्यम से देश का विकास हो सके और अगली पीढ़ी के लिए सुधार, आने वाली पीढ़ी के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें बेरोजगारी का सामना न करना पड़े, उन्हें तरह तरह की मुसीबतों का सामना न करना पड़े। ये विकसित भारत की खोज 9 बजट प्राथमिकताएं, तो ये 9 के 9 बजट प्राथमिकताएं हैं, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया है। नेक्स्ट, ये हमारे लिए और हम सभी के लिए बेहद जरूरी है कि बजट 2024 में क्या हुआ सस्ता, सस्ता क्या क्या हुआ है। तो बजट 2024 में सस्ता सबसे पहले मोबाइल फोन हुआ है, कैंसर की दवा हुई है, मोबाइल चार्जर हुआ है, ये सब हम लोगों ने हाइलाइट्स में पढ़ा है। सोना हुआ है, चांदी हुआ है, सोलर पैनल हुआ है। मैंने अभी भी बोला कि सरकार सोलर पैनल के ऊपर विशेष जोर दे रही है। सोलर सेल हुआ है, एक्सरे मशीन हुआ है, ये अच्छी बात है मेडिकल के क्षेत्र में। चमड़े के जूते हुए हैं, पर्स हुआ है, प्लेटिनम हुआ है, लेदर का सामान हुआ है। लेदर मतलब चमड़ा, चमड़े के जितने भी सामान है। देखिए, सस्ता होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, टैक्स उस पर घटा दीजिए, जीएसटी उस पर घटा दीजिए, एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए, कस्टम ड्यूटी घटा दीजिए, ठीक है। तो इस ऑटोमेटिकली जो सामान है वो सस्ते हो जाएंगे। प्लास्टिक का सामान है, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, पीवीसी जो है आजकल जो फ्लेक्स चल रहा है उसके बैनर पे कमी, अमोनियम नाइट्राइड, चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी या स्कूटी वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी से जो हम लोग बोलते हैं चलते हैं, जिनको चार्ज देने की आवश्यकता होती है, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता नहीं होती है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर, इन सब का सस्ता किया गया। ये आम आदमी से जुड़े हुए चीजें हैं, ये चीज सस्ता होने से आम आदमी को फायदा पहुंचेगा, ये अच्छी बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बजट अनुमान। यहां से प्रश्न बनता है, उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़, मतलब पिछला जो उधार था इनको छोड़कर, मतलब हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिनको उधार दे रखा है वो छोड़कर गवर्नमेंट को इस फिनेंशियल ईयर में करीब 32.07 लाख करोड़ रुपया की प्राप्ति होगी। आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का इनकम है। खर्च क्या होगा, 48.21 लाख करोड़, यानी करीब 16 समथिंग करोड़ रुपया ज्यादा होने वाला है, ठीक है, समथिंग लाख करोड़, इतना रुपये ज्यादा होने वाला। तो मैंने बोला ही था कि अगर इनकम कम हो, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो ये घाटा का सौदा होगा। और घाटा हम लोगों ने देखा था इस साल 4.9% रहने वाला है और अगले साल 4.5% रहने वाला है। शुद्ध कर प्राप्ति, यानी ठीक है, जो टैक्स
हम सभी से मिलने वाले हैं, आम आदमी से मिलने वाले हैं, कंपनी से मिलने वाले, छोटे बड़े सभी संस्थाओं से जो मिलने वाले हैं। टैक्स की प्राप्ति का अनुमान लगाया जा रहा है 25.83 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद, मैंने बताया था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.9%। यहां से बैंक की तैयारी करने वाले लोगों को मैं बता दूं, ये पॉइंट याद रखेंगे 32.07 लाख करोड़, ये पॉइंट याद रखेंगे 48.21 लाख करोड़। इस पॉइंट को याद करेंगे, टैक्स कितना अनुमान लगाया जा रहा है 25.83 लाख करोड़। और राजकोषीय घाटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जीडीपी का यानी सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% होने वाला है। नेक्स्ट, ये जो चीज मैं शुरू में ही समझाया था कि टैक्स का स्लैब क्या है, मैं टेबुलेशन फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है नया टैक्स स्लैब? यहां से सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न बनता ही है। अगर आपकी इनकम आय लगभग 3 लाख रुपए तक है, यानी आपकी इनकम 3 लाख के नीचे है, तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, आप पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं बन रहा है। लेकिन जैसे ही आपका इनकम 3 से 7 लाख रुपए के अंदर पहुंच जा रहे हैं, तो आपको अपने टैक्सेबल इनकम का 5% टैक्स के रूप में देना होगा। लेकिन इसमें एक बात है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 मिलता था, अब वो कितना मिल रहा है 75,000 एम्प्लॉयज के लिए, सर्विसमैन के लिए। अगर आपका इनकम 7 से 10 लाख पहुंच जा रहा है, तो आपको अपने इनकम टैक्स का टैक्सेबल इनकम का 10% देना होगा। 10 से 12 लाख के लिए 15%, 12 से 15 लाख के लिए 20% और 15 लाख से अधिक के लिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना भी हो सकता है, चाहे करोड़ों में क्यों ना हो, उनको 30% अपने इनकम टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। फिर से स्लैब याद रखिएगा, 3 लाख के नीचे तक आपको 0%, 3 लाख से ऊपर 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से जितना ऊपर हो वो 30%। ये नई टैक्स पॉलिसी है। इसी पॉलिसी के तहत आपको करीब करीब, मैंने जैसे बताया था पीछे में, 12,500 रुपए की बचत होगी। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या खास है। अब जो एग्रीकल्चर से संबंधित रखते हैं, हमारे किसान भाई जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या क्या खास है। और खासकर नाबार्ड जैसे एग्जामिनेशन में, नाबार्ड एग्जामिनेशन बैंकिंग का एग्जाम है, ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। जैसे कृषि संबंध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन है। पहला प्रश्न बन रहा है कि कृषि के लिए आपने किया क्या। आंसर होगा कि कृषि के लिए हम लोगों ने 1.52 लाख करोड़ यानी 1,52,000 रुपए आवंटित किया है। दालों और बीजों के उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक मिशन शुरू करना, दाल के उत्पादन और बीज की क्वालिटी के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए एक नया मिशन। बीज अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे तो किसानों को उनको मुंह मांगा दाम मिलेगा। औपचारिक क्षेत्र में नए प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन प्रदान करेंगे। अगर वो लोग दूसरे क्षेत्र में हैं और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, तो उनको वेतन देने की शुरुआत की जा रही है, वो 1 महीने का वेतन। किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों के लिए नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। यानी किसानों को खेती अच्छी ढंग से हो सके, तो उसके लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में तैयार की जाएंगी। यानी कहने का मतलब क्या, हाइब्रिड बीट्स तैयार किए जाएंगे 109 टाइप्स के। इनका क्या होगा कि कई बार ऐसे देखा गया कि कहीं की जलवायु गर्म है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, कहीं की जलवायु ठंड है फसल मर जाती है।
इसलिए ऐसी हाइब्रिड बीजों को तैयार किया जा रहा है कि गर्म, नरम, ठंडा जो कुछ भी हो वो उसको झेल सके, फसल अच्छी हो सके, बारिश को झेल सके, अधिक बारिश को झेल सके, अधिक तापमान को झेल सके। इस पर बहुत सारे रिसर्च किए जा रहे हैं और ये किसानों के लिए एक बेहतरीन कदम है। इससे उनके फसल में किसी प्रकार की नुकसान नहीं आएगी। अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के साथ देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। ये एक बेहतरीन कदम है। प्राकृतिक खेती का मतलब क्या? बायोलॉजिकल, जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ उसमें अमोनिया, यूरिया जैसे चीजें नहीं दी जाएगी। जैसे गोबर का इस्तेमाल किया जाएगा, चाय की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा, दाल के चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब जैविक। मैं आपको बता दूं, सिक्किम पूरी तरह से 100% जैविक खेती कर रहा है। तो इसको देखते हुए अगले 2 वर्षों में प्रमाण पत्र के साथ और ब्रांडिंग के साथ उन लोग एक ब्रांड तैयार की जाएगी। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हर साल ऐसे किसानों को सामने ला जाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें ब्रांड एक तैयार किया जाएगा। इससे जितनी अच्छी फसलें होंगी, ठीक है, उनको उस तरह से उतना अच्छा दाम मिल सकता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब जैसे प्राकृतिक खेती की जा रही है तो केवल बोल देने से तो काम होने वाला नहीं है। उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा समझदारी की आवश्यकता है। तो ऐसे 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र तैयार किए जाएंगे। जैसे स्कूल क्या है? स्कूल में बच्चों को एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे आकर पढ़ते हैं, समझते हैं। तो टीचर को भी ट्रेनिंग देने के लिए जैसे बीएड कॉलेज है, तो वैसे ही किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए ऐसे 10,000 सेंटर्स की आवश्यकता होगी। भविष्य में ये सेंटर्स और बढ़ाया जा सकते हैं। ऐसे 10,000 सेंटर्स में 1 करोड़ किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें जैविक खेती के बारे में बताया जाएगा, प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता की फसलों के लिए ये बेहद जरूरी है। केवल हम लोग इंडस्ट्री को ही तैयार ना करें, केवल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना देखें, हम किसानों को भी देखेंगे, तभी तो अच्छी खेती होगी, पूरा अच्छा फसल होगा, तभी तो हम लोग भी तंदुरुस्त होंगे। नेक्स्ट है कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई। ये शब्द आप सोशल मीडिया पर काफी सुन रहे होंगे लोग। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 वर्षों में किसान और उनकी भूमि के कवरेज के लिए लागू किया जाएगा। यानी कि किसान की जमीन कितनी है, उनका फसल कितना हो रहा है, वो कितने उससे आमदनी को प्राप्त कर रहे हैं, ये सब चीज को डिजिटलाइज किया जाएगा। उनके जमीन से लेकर उनके ईच एंड एवरी फसल का पूरा डेटा बेस तैयार किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी कदम है, भविष्य में आने वाले किसानों के लिए एक बेहतरीन प्रयास है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि मेरा मानना है कि ये बजट किसानों के लिए इस साल बेहतरीन रहने वाला है। किसान को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट, सीमा शुल्क का प्रस्ताव। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि घरेलू विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, गहन और स्थानीय मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सरलीकरण करना, साथ ही सामान्य जनता और उपभोक्ताओं के हित को सुरक्षित रहना हमारा प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा घरेलू विनिर्माण मतलब डोमेस्टिक जो कुछ भी तैयारी की जा रही है, या फिर गहन और स्थानीय मूल्य संवर्धन, निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और सरलीकरण करना,
मतलब हमारे यहाँ जो कुछ भी प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उस पर गवर्नमेंट की कोशिश यही है कि कस्टम ड्यूटी हम मिनिमाइज कर दे या फिर छोड़ दे, एक्साइज ड्यूटी कम कर दे या फिर उसे हम पूरी तरह से छोड़ दे। ऐसा करने से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सामान का मूल्य घट जाएगा, इससे टैक्स के घटने से, सामान्य का मूल्य के घटने से वो सस्ते होंगे और मार्केट में अच्छे दर से बेचे जाएंगे, जिससे उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसी के तहत सीमा शुल्क का प्रस्ताव लाया गया है। नेक्स्ट है एंजल टैक्स। मैंने बोला था ये एंजल टैक्स को मैं फिर से बताने वाला हूं और इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा एंजल टैक्स है क्या। ठीक है, पूर्ण बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा कर दी है। मतलब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला कि एंजल टैक्स अब पूरी तरह से समाप्त। क्या है ये एंजल टैक्स? अगर कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते उस पर 30% तक का टैक्स लगता था, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता था। मान लीजिए मैं भारत में हूं, मेरा स्टार्टअप भारत में है, मैं विदेश में भी बिजनेस करना चाहता हूं। विदेश में मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप का मतलब बिजनेस, पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, नई बिजनेस है। बिजनेस भारत में शुरुआत करते हुए मैं विदेश में कदम फैला रहा हूं। अगर वहां पर मुझे इनकम हो रहा है तो उस इनकम पर 30% तक का टैक्स लिया जाता था। अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता था उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता था। एक निश्चित राशि तय की गई थी, अगर उससे ज्यादा आप इनकम कर रहे हैं तो उस पर आपको एंजल टैक्स लिया जाता था 30%। अब ये टैक्स को खत्म कर दिया गया। इसके पीछे कारण यह भी है कि विदेशी कंपनियां भी भारत में आकर व्यापार कर सकती है। तो ये हुआ एंजल टैक्स। तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट इज एंजल टैक्स? तो हम लोग बोल सकते हैं एंजल टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि विदेश से कोई निवेश हासिल करता है, जैसे हम इस देश में हैं और दूसरे देश में बिजनेस करते हैं, उससे कुछ निवेश हम हासिल करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता था वो है एंजल टैक्स। नेक्स्ट है एनपीसी, नेशनल पेंशन, एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम की समीक्षा करने वाली समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। एक रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ ऐसा समाधान विकसित किया जाएगा जो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए प्रासंगिक मुद्दों को संबंधित करता हो। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था ताकि व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन के रूप में आय प्राप्त करने में मदद मिल सके। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत एनपीएस को नियंत्रण करना और प्रशासित करता है। इसके पहले हम लोगों ने एनपीएस के बारे में बताया था। एनपीएस वात्सल्य, याद कीजिए, एनपीएस वात्सल्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार द्वारा इस बार फिर पेश किया गया। अच्छा, ये किस कानून के तहत आता है? 2013, ताकि व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के यानी उनके रिटायरमेंट के पश्चात उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पेंशन के रूप में आय प्राप्त करने में मदद मिल सके। होता क्या है कि हम में से अधिकतर लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में उन्हें ज़्यादा राशि प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए तरह तरह के देखिएगा प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी पेंशन स्कीम चलाती है। इस स्कीम के माध्यम से वो अपने सर्विस के दौरान ही पैसा जमा करते हैं और रिटायरमेंट के पश्चात वो पैसा प्राप्त करते ताकि उनका आगे के जीवन अच्छी तरह से गुजारा हो सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने इस पेंशन की पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए, जैसे कि मैंने बताया कि एनपीएस वात्सल्य उन्होंने लेकर आया है और ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए के तहत सब किया जा रहा है। नेक्स्ट, मुद्रा ऋण की सीमा 20 लाख हुई। ये बहुत अच्छी बात है। मुद्रा ऋण आपने सुना होगा,
पिछले उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। यानी पिछले से जिनका मुद्रा ऋण चल रहा है, बिजनेस करने के लिए जो लोग पहले 10 लाख तक लोन ले सकते थे, अब वो 10 लाख से बढ़कर 20 लाख तक हो गई है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मुद्रा ऋण पहले कितना था? 10 लाख रुपए, अब कितना है? 20 लाख रुपया। घरेलू संस्थाओं में 10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा, ये और भी अच्छी बात है। घरेलू संस्थाओं में मतलब विद इन इंडिया, अगर हम कोई बड़ा कोर्स कर रहे हैं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, ठीक, तरह तरह के जो कुछ भी कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कोर्स के लिए 10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा। दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्रणाली की घोषणा। कि कुछ लोग ऐसे भी आपने देखा है होगा कि ठीक है कि कुछ लोग लोन लेते हैं और लोन लेने के पश्चात अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं, दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो इनके लिए भी गवर्नमेंट ने नियम को संशोधन किया है, समय समय पर वो जारी करते रहेगी। संशोधन नियम क्या है, उस समय समय पर जारी करें। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख था अब बढ़कर 20 लाख हो गया, और जो एजुकेशन लोन है अब हम लोग 10 लाख तक पढ़ाई के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट, बाढ़ प्रबंधन के लिए भी घोषणा। जैसे कि मैंने बताया कि बिहार को अच्छी खासी सौगात मिली, तो उसी पर यह आधारित है। वित्त मंत्री ने स्वीकार किया बिहार अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है और नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं पर प्रगति की कमी पर ध्यान दिया गया। बिहार चूंकि नेपाल से भी जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में बिहार ठीक है, बिहार को जैसा कि वो अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है और नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजनाओं पर प्रगति की कमी जो आ रही है, उस पर ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार अपने बजट में इसका विशेष स्थान दिया है। सरकार अनुमानित 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित करेगी। हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कि इसके लिए 11,500 रुपए पर की वित्तीय सहायता देगी। किस लिए? ये बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए और विनिर्माण के लिए। हर साल बाढ़ का सामना करने वाले असम को बाढ़ प्रबंधन संबंधी परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। हाँ, केवल बिहार को ही नहीं मिलेगी, असम हर साल बाढ़ की समस्या से गुजर रहा है। असम को इस समस्या से बचाने के लिए, इस समस्या को कम करने के लिए भी सहायता मिलेगी। व्यापक बाढ़ क्षति का सामना करने वाले हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल में भूस्खलन काफी ज्यादा होता है और इसके वजह से भी ग्लेशियर वगैरह के पिघलने से भी नदियां उफान पर रहती है। तो बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। यानी केवल बिहार को ही सौगात नहीं मिल रहा है, असम को भी मिल रहा है उनसे बाढ़ की सुरक्षा के लिए। असम के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को भी अच्छी खासी सहायता मिल रही है। सहायता राशि पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं है, जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन आते जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको जोड़ते जाएंगे। नेक्स्ट, 25,000 छात्रों को ट्रेनिंग। ये जो हमारे छात्र हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, उनके लिए एक नई पहल है। सरकार ने देश में रोजगार और कौशल विकास क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए इसका ऐलान किया है। मैंने पहले ही बोला था कि भारतवर्ष में बेरोजगारों की संख्या अधिक है, परंतु रोजगार की संख्या, रोजगार मुहैया कराने वाले संस्थानों की संख्या कम है। तो सभी को रोजगार देना सरकार के लिए पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए स्वतः अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए कौशल विकास क्षेत्र को बढ़ावा देना पड़ेगा। हम तरह तरह के कोर्स करेंगे, आईटीआई जैसे कोर्स करेंगे और खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान घोषणा की 25,000 युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेंड किया जाएगा। तो ऐसे ही तो कौशल विकास योजना लागू नहीं हो सकती, उसके लिए तो आपको हमारे युवाओं को ट्रेंड करने की आवश्यकता होगी और इसके लिए 25,000 युवाओं को सिलेक्शन होगा।
सरकार इस पहल में 1 करोड़ छात्रों को 5,000 रुपया प्रति महीने के रूप में इंटर्नशिप देने का वायदा किया गया है। अब जब बच्चे ट्रेनिंग लेंगे तो 1 करोड़ बच्चों को 1 करोड़ बच्चों के जैसे इसे संस्था में 25,000 कर करके 1 करोड़ बच्चों को 5,000 रुपए तक प्रत्येक महीने उनको इंटर्नशिप यानी स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी ट्रेनिंग लेते समय भी वो बेरोजगार है, तो उनको ये स्टाइपेंड के रूप में 5,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम में अब प्रश्न उठता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम में किन बच्चों को शामिल किया जाएगा, वो कैसे बच्चे होंगे, उनका कैटेगरी क्या होगा, किस तरह से प्रोसीजर होगा। तो उन छात्रों को मौका मिलेगा जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया हो और उनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच हो। जो बच्चे फुल टाइम कोई कोर्स करते हैं, फुल टाइम कहने का मतलब नॉट डिस्टेंस एजुकेशन, जो फुल टाइम कॉलेज में बैठकर जो कोर्स किए हैं उनको, और जो 21 से 24 साल के बीच हो उनको ये मिलेगा। यानी जैसे हम लोग ITI करते हैं तो ITI एक फुल टाइम ही कोर्स होता है, तो ऐसे बच्चों को 21 से 24 साल के जो बच्चे होंगे उनको इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपया ITI फुल टाइम। ठीक है, हर कंपनी की प्रोफाइल के हिसाब से इंटर्नशिप की योग्यता तय की जाएगी। गवर्नमेंट ने एक अपना मापदंड तय किया, लेकिन कंपनी चाहे तो अपनी प्रोफाइल वो खुद तैयार कर पाएगी कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से इंटर्नशिप देंगे। वो चाहे तो 21 से 24 के जगह 22 से 24 कर ले, 20 से 24 कर ले, 25 कर ले, वो चाहे तो 5,000 को, ठीक है, और भी कुछ चेंज कर सके। वो चाहे तो फुल टाइम के जगह पार्ट टाइम को भी मौका दे सकती है। यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दे रखा है कि जो कंपनी चाहे वो खुद अपना प्रोफाइल तैयार कर सके, ठीक है, इंटर्नशिप की योग्यता तय कर सके। एक बहुत अच्छी पहल है हमारे यहाँ, ठीक है, कौशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, बेरोजगारी को दूर करने के क्षेत्र में। नेक्स्ट है फसलों के लिए अनुसंधान आधारित सेटअप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु प्रतिरोधी फसलों के लिए अनुसंधान आधारित सेटअप की घोषणा की। थोड़ी देर पहले हम लोग कृषि के बारे में पढ़ रहे थे, तो बताया था कि फसल को बचाने के लिए उसकी गुणवत्ता को पहले बचाना होगा, उसके बीजों को सही ठीक करना होगा। तो इसके लिए एक नए अनुसंधान की घोषणा की गई है। 32 श्रेणियों में नई 109 जलवायु प्रतिरोधी फसलें विकसित और जारी करना। हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हाइलाइट्स में पहले ही बताया था, वो पॉइंट्स एक एक पॉइंट्स हाईलाइट है और ये सब उनका एनालिसिस है। तो कुल 32 श्रेणियों में 109 जलवायु प्रतिरोधी, मतलब हर प्रकार की जलवायु को झेल सकते हैं, ठीक है, वो झेल सकते हैं, पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह फसलें विकसित और जारी करना। नेक्स्ट, MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। मैंने पहले ही बता चुका है MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी बहुत ही छोटे स्तर के बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन, मीडियम स्तर के बिजनेस के लिए, उनके लिए क्रेडिट गारंटी योजना। क्रेडिट का मतलब होता उधार, उनके लिए उधार देने की योजना भी तैयार की गई है। MSME पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी। उनको एक टर्म लोन दिया जाएगा। टर्म लोन कहने का मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, जो भी हो, एक टर्म के लिए 6 महीना, 10 महीने, एक टर्म तय किया जाएगा। आपको इतने समय के लिए एक लोन प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी ताकि वो अपने बिजनेस को और आगे ले जा सके। यह योजना ऐसे MSME की क्रेडिट जोखिमों को कम करने पर काम करेगी। मतलब जो लॉस में जा रहे हैं, जिन्हें फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखी जा रही है, मतलब उनको पैसे की आवश्यकता है, उनके लिए ये चीज दी जाएगी। एक स्व वित्त पोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ तक का कवर प्रदान करेगी। मतलब जो सेल्फ फाइनेंस कंपनी है वो एक एक आवेदक को मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए तक का
दे सकती है। तो 100 करोड़ रुपए देने का मतलब क्या होगा, ये तो माइक्रो वाले को, ठीक है, माइक्रो वालों को 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता हो नहीं सकती, स्मॉल मीडियम को 100 करोड़ तक की आवश्यकता हो सकती है। माइक्रो कहने का मतलब जो घर में छोटे मोटे, जैसे पापड़ बनाने का स्टार्टअप है, जैसे चटाई वगैरह बनाने का स्टार्टअप है, कपड़े बनाने का स्टार्टअप है, तरह तरह के जो घरेलू काम है, ये सब माइक्रो वगैरह सब के स्टार्टअप है। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3% की ब्याज छूट के साथ ई वाउचर प्रदान करेगी। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के, जो कुछ भी वो लोग लोन ले चुके हैं, उसका 3% की ब्याज छूट के साथ सीधे ई वाउचर प्रदान करेगा। उनको सीधे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और 3% की ब्याज छूट के साथ, यानी ब्याज में 3% तक की उनको छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के लिए कुछ खास। बिहार के बारे में तो मैं बता ही दिया था, नीतीश बाबू। आंध्र प्रदेश के बारे में भी मैंने बता दिया, चंद्रबाबू नायडू। इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं असम को भी मिलने वाला, हिमाचल प्रदेश को भी मिलने वाला। अब हम लोगों को झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इनके लिए भी कुछ ना कुछ खास है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना बनाएंगे। याद रखिएगा, इस योजना का नाम क्या है? पूर्वोदय। एक्चुअली ईस्ट में अधिकतर भाग स्थित होने के लिए, ईस्ट में अधिकतर भाग स्थित होने के लिए इसका नाम पड़ा पूर्वोदय योजना। जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, आंध्र प्रदेश ईस्ट में नहीं है, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश को भी जोड़ लिया गया है। नई आंध्र राजधानी अमरावती के लिए फिनेंशियल ईयर 25 में 15,000 करोड़ रुपए तक का वित्तीय समर्थन दिया जाएगा। मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि ये जो 15,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के डेवलपमेंट के लिए है। 15,000 करोड़ रुपया, फिर भी बोल रहा हूं, ये एक बहाना है, मतलब कहीं और है। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचों की स्थापना करना है। ये बिहार के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि बिहार में अब नए हवाई अड्डे भी बनेंगे, मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे और खेल बुनियादी ढांचे की भी स्थापना करना है। ये स्पेशली बिहार के लिए। तो ये साल जो फिनेंशियल ईयर रहा बजट का, स्पेशली फॉर बिहार, हम बोल सकते हैं स्पेशली ये बिहार का बजट रहा है। बिहार ने बाजी मार ली है और इसके बाद आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट, विनिर्माण के क्षेत्र में 30 लाख युवाओं को लाभ। वित्त मंत्री ने विनिर्माण के क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए इससे पहली बार काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार से जोड़कर एक योजना की घोषणा की गई है। जो निर्माण के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, उनके लिए एक नई योजना की तैयार की गई है। यह योजना रोजगार के पहले 4 वर्षों के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को ईपीएफओ योगदान के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस योजना में क्या होगा, इस योजना में जो भी कर्मचारी हैं और नियोक्ता है उनको ईपीएफओ योगदान के लिए प्रोत्साहन करेगी। इसमें 30 लाख युवाओं को लाभ होने की उम्मीद है। सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ को योगदान के लिए 2 साल तक प्रति माह 3,000 तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इसमें होगा क्या कि सरकार जो भी उसके से जुड़े हुए हैं उनको सरकार 2 साल तक 3 रुपए प्रति महीना उन तक को प्रतिपूर्ति करने की कोशिश करेगी। ये भी अच्छा है कि 4 साल तक, मतलब जिन कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है, जिनको कोई एक परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, 4 साल तक ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफओ के माध्यम से उनको 3,000 रुपये प्रतिपूर्ति करने की कोशिश करेगी। और अंतिम जो है, वित्त मंत्री के नाम दर्ज हुआ अनोखा रिकॉर्ड। हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं
निर्मला सीतारमण जी इस बार बजट पेश करते समय एक विशेष रिकॉर्ड तैयार किया और ये एग्जाम के लिए जीके के करंट अफेयर्स के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन बन रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार का बजट पेश करे एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह लगातार 7 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। वो इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगे जिन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे। अभी तक सबसे ज्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी, ठीक है, उनके नाम रहा है। लेकिन अभी वर्तमान जो केंद्रीय मंत्री रही है वो है निर्मला सीतारमण। उन्होंने 7 बार ये 7वीं बार पेश कर एक विशेष विश्व रिकॉर्ड तैयार किया, एक नया रिकॉर्ड तैयार किया 7 बार केंद्रीय बजट तैयार करने का। तो ये रहा बजट 2024-2025 का हाइलाइट्स और उसके साथ साथ एनालिसिस। मैंने अपने तरफ से भरपूर कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।